हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीयूईटी वाला पर। मेरा नाम है अंकित मालविया और आप सभी जानते हैं सफल 2.0 बैच लॉन्च किया गया है आप लोगों के स्टेट बोर्ड या 12th बोर्ड और साथ ही साथ सीयूईटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हिस्ट्री की क्लासेस। तो मेरे साथ आप लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री की क्लासेस। ये क्लास या ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा बोर्ड के एग्जाम के लिए भी और साथ ही साथ सीयूईटी के एग्जाम के लिए भी। तो इसमें हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को डिस्कस करेंगे। और आज से आपकी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो रही है। आप सभी जानते हैं कि जो सबसे पहला चैप्टर है, जो सबसे पहला आपका चैप्टर आता है क्लास 12th के अंदर, वो आता है ब्रिस्क बीट्स एंड बोन्स दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आज हम इस चैप्टर के साथ अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। सारा का सारा जो डिस्कशन होगा वो एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड होगा, जो कुछ भी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं सीयूईटी के एग्जाम में पूरी तरह से एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है और स्टेट के जो बोर्ड्स हैं वो भी एनसीईआरटी के बुक्स को ही फॉलो करते हैं। कैरिकुलम में एनसीईआरटी का ही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो आज की क्लास में हम एनसीईआरटी का जो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, ब्रिस्क बीट्स एंड बोन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन, यहां से अपनी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में हमें क्या क्या चीजों को डिस्कस करना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो बेटा आप लोग सबसे पहले देखें रिकेप, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है, सबसे पहली क्लास है, इसलिए अभी तक हमारी कोई क्लास हुई नहीं है। तो यहां पर कुछ भी आप नहीं देखेंगे। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो हम अगली क्लास में देखेंगे, जो कि हम रिकेप करेंगे। तो बेटा आज हम इन सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। इट मींस की हम सभ्यता क्या होती है और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जो खास बातें हैं, जो उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उनके बारे में या इंट्रोडक्शन को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बिगिनिंग का मतलब है शुरुआत। सिंधु घाटी सभ्यता की जो शुरुआत हुई है, तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हम शुरुआत को समझेंगे, किस तरह से सभ्यता की शुरुआत हुई। एंड देन सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज। इट मींस की जीवन यापन करने के तरीके। सिंधु सभ्यता के लोग अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने जीवन को वहन करने के लिए क्या कार्य किया करते थे, उनकी सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज क्या क्या थी, उसको डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। एंड देन लास्ट वन इज मोहनजोदाड़ो, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और इस शहरी सभ्यता में कई सारे महत्वपूर्ण शहरों का विकास हुआ। कई सारे महत्वपूर्ण शहर ओरिजिनेट हुए, एग्जिस्टेंस में आए, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी, और भी कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण केंद्र थे, महत्वपूर्ण शहर थे इस सभ्यता में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई था तो वो आपका था मोहनजोदाड़ो, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। प्लान्ड का मतलब है कि नियोजित तरीके से प्लानिंग करके इस शहर को सिंधु सभ्यता के लोगों ने बसाया था। तो इन पॉइंट्स को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन करके, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक को हमें डिस्कस करना, और सबसे लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम एक सिविलाइजेशन को पढ़ रहे हैं, सभ्यता को पढ़ रहे हैं, तो बेटा सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि सभ्यता क्या होती है, इस चीज को जानना। ठीक है। तो बेटा जब आप मानव के इतिहास को पढ़ते हैं, ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि आज से लगभग 56 लाख ईयर्स यानी 56 लाख साल पहले, आज से लगभग 56 लाख साल पहले इस पृथ्वी पर ह्यूमन या मानव जो प्राणी है उनका एग्जिस्टेंस हुआ, उनकी उत्पत्ति हुई। आज से लगभग 56 लाख साल पहले मानव का पृथ्वी के ऊपर प्रादुर्भाव हुआ, उनका एग्जिस्टेंस हुआ, ह्यूमंस इस धरती के ऊपर आए। लेकिन जो ह्यूमंस जिस फॉर्म में, जिस तरह के जो ह्यूमंस थे, उन्हें हम बहुत ज्यादा मॉडर्न या आज की तरह के मानव के रूप में उन्हें नहीं कहा जा सकता है। उस समय पर जो ह्यूमन थे या उनकी जो बॉडी थी, उनका जो शारीरिक बनावट थी, वो थोड़ी डिफरेंट थी एज कंपेयर टू मॉडर्न ह्यूमन, आधुनिक मानव से अगर तुलना की जाए। इस पहली जो एग्जिस्टेंस थी ह्यूमन का, जो पहला रूप था, उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में, वैज्ञानिक भाषा में ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो कि क्वाड्रपेड थे यानी 4 पैरों पर चला करते थे। आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे आज के समय के जो मंकी या बंदर हैं उस तरह के। ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबसे पहला फॉर्म समझा जा सकता है वैज्ञानिकों के द्वारा जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरा रूप आता है मानव का, जब मानव ने 2 पैरों के ऊपर धीरे धीरे चलना शुरू किया, उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में होमो हैबिलिस कहा जाता है। होमो हैबिलिस के बाद लाखों सालों के बाद मानव के बनावट में, जो उसकी शारीरिक बनावट में चेंज हुआ और वो सीधा चलना शुरू किया, या उसके शरीर में रीढ़ की हड्डी बनी, जिसे होमो इरेक्टस मानव कहा जाने लगा।
और होमो इरेक्टस के भी हजारों लाखों सालों के बाद एक नए रूप में मानव का विकास हुआ जिसे होमो निएंडरथल मानव कहा गया। और सबसे लास्ट में जो सबसे आधुनिक या आज का मानव जिसे हम बोल सकते हैं उसे होमो सेपियंस कहा जाता है। ये जो अलग अलग फेजेस मैंने आपको बताई, होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल एंड एट द एंड होमो सेपियंस, ये सारा का सारा ह्यूमन इवोल्यूशन कहलाता है। और इन फेजेस में जब ह्यूमन था उस चरण को, उस पार्ट को, उस टाइम ड्यूरेशन को हम बोलते हैं स्टोन एज यानी पाषाण काल। ये मानव का एक ऐसा दौर रहा, मानव सभ्यता, मानव सिविलाइजेशन, मानव के अगर हम इतिहास की बात करें तो इसे हम स्टोन एज के रूप में जानते हैं। इस पीरियड को क्या कहा जाता है? स्टोन एज। स्टोन एज क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इस समय पर मानव के द्वारा सबसे ज्यादा अगर कोई चीज यूज में ली जाती थी, उनके औजार, उनके बर्तन अगर किसी चीज के बने होते थे तो वो थे किसके? स्टोन के। सबसे ज्यादा यूज किया जाता था मानव के द्वारा स्टोन का, दैट्स व्हाई दैट पीरियड इज कॉल्ड द स्टोन एज। और भी कई सारी चीजें थी, जैसे इस समय का जो मानव था, स्टोन एज का जो मानव था, वो किसी प्रकार से समाज में नहीं रहा करता था, वो किसी प्रकार से फैमिली या परिवार को नहीं मानता या समझता था, ना तो वो स्टेबल हाउस में रहा करते थे, ना ही उनके परमानेंट घर थे, ना ही उन्होंने कोई रिलीजियस सिस्टम या बिलीफ सिस्टम को डेवलप किया था, ना ही उनकी कोई परंपराएं थी, ना ही उनके कोई धर्म थे, ना ही कोई उनकी विचारधाराएं थी, ना ही उन्होंने कपड़े पहनना सीखा था, ना ही उन्होंने एग्रीकल्चर करना सीखा था। तो इस प्रकार का जो मानव था उसे हम अनसिविलाइज्ड बोल सकते हैं, असभ्य मानव बोल सकते हैं, आदि मानव बोल सकते हैं। तो स्टोन एज में जो मानव समाज था, जो मानव था, उसे हम आदि मानव या स्टोन एज के रूप में जानते हैं, असभ्य मानव के रूप में जानते हैं। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, आज से लगभग 5000 साल पहले, लगभग 6000 साल पहले सभ्यताओं का विकास हुआ। और ये जो सभ्यताओं का विकास था, ये मानव के इतिहास के, मानव के समाज का एक अगला स्टेप कहलाता है, एक अगला चरण कहलाता है। तो यहां पे आप लोग देखें कि सिविलाइजेशन इज द नेक्स्ट स्टेप। जब मानव सभ्य हो गया, जब मानव ने सभ्यता में रहना सीख लिया, तब उसे हमने क्या कहा? सिविलाइज्ड मानव यानी सिविलाइज्ड ह्यूमन। तो बेटा आप लोग देखें, सिविलाइजेशन इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। मानव के डेवलपमेंट की जो अगली स्टेप है, जो अगला चरण है, उसे क्या कहा जाता है? सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि पहला चरण ये था जिसमें मैंने आप लोगों के ह्यूमन इवोल्यूशन सबसे स्टार्टिंग से लेकर जो मॉडर्न ह्यूमन है वहां तक की बातें बताई, उस समय पर मानव क्या कर रहा था वो सारी बातें बताई। अब अगली स्टेप जो है उसे क्या कहा जाता है? सिविलाइजेशन कहा जाता है। आप डिफरेंस भी समझ लो, सिविलाइजेशन का मतलब अब मानव सभ्य हो गया, सभ्य हो गया, सिविलाइज्ड हो गया का मतलब है कि उसके अंदर अब क्या क्या चीजें आ गई हैं। अब उसने समाज में, सोसाइटी में रहना सीखा, उसने समाज बनाना या समाज को अपनाना सीखा। दूसरी चीज, उसने अब फैमिली में रहना सीख लिया, उसने अब परिवार में रहना सीख लिया। तीसरी चीज, अब उसने स्थायी घर बनाने शुरू कर दिए, स्टेबल हाउसेस बनाने शुरू कर दिए। चौथी बात, अब उसने ट्रेड यानी व्यापार करना शुरू कर दिया। ठीक है, ट्रेड और कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। इसके अलावा आप लोग देखें, सबसे खास चीज, अब उसने अपने बिलीफ यानी कि अपनी जो मान्यताएं हैं उनको विकसित कर लिया, रिलीजन को बनाना सीख लिया, रिलीजन या कल्चर को अपनाना सीख लिया। जब ये सारी चीजें, साथ ही साथ कुछ और चीजें जैसे खेती करना सीख लिया है, इसके अलावा खेती के साथ साथ व्यापार, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन मैंने आपको बता दिया। ये सारी चीजें जब मानव के अंदर आई, हाँ एक खास चीज कि अब उसने कपड़े बनाना, कपड़े पहनना भी सीख लिया। ये सारी चीजें जब मानव के अंदर आई, तब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पीरियड को या इस चेंज को, इस डेवलपमेंट को क्या कहा? सिविलाइजेशन यानी सभ्यता। तो बेटा ये जो सिविलाइजेशन होती है, ये मानव के इतिहास की अगली स्टेप कहा जा सकता है, नेक्स्ट स्टेप इसे कहा जा सकता है। ये तो बात हो गई सिविलाइजेशन, सभ्यता का मतलब क्या होता है, सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। जब मानव कोई कल्चर को, कोई रिलीजियस प्रिंसिपल्स को अपना लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिविलाइजेशन या सभ्यता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इंडिया की बात करें, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो क्या भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यताएं कितने समय पहले आ गई थी? पहली सिविलाइजेशन कौन सी थी? सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन कौन सी थी? तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में डेवलप होने वाली सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन थी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हड़प्पन कल्चर भी कहा जाता है, हड़प्पन संस्कृति भी कहा जाता है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन नोन एज द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मतलब है इंडिया के अलावा, इंडिया के साथ साथ इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान,
श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये पूरा जो रीजन है दैट इज कॉल्ड इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और भारतीय उपमहाद्वीप में डेवलप होने वाली सबसे प्राचीनतम सभ्यता अगर कोई सी थी तो वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। आपने क्लास 11th में एक सभ्यता पढ़ी होगी दैट इज कॉल्ड द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। ये इराक वाले क्षेत्र में डेवलप होने वाली सभ्यता थी। सेम पीरियड थोड़ा सा और पहले आप समझ लें, मेसोपोटामिया की सभ्यता एंशिएंट सिविलाइजेशन में थी, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अलावा चीन के अंदर एक सभ्यता थी जिसे चाइनीज सिविलाइजेशन कहा जा सकता है। और अफ्रीका के अंदर, नॉर्दर्न अफ्रीका में इजिप्ट के अंदर एक सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी जिसे हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन या मिस्र की सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस तरह से एंशिएंट पीरियड में 4 इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन हुआ करती थी। अब सिंधु सभ्यता को डिस्कवर करने में और इसको नाम देने में सबसे महत्वपूर्ण रोल अगर किसी व्यक्ति का रहा है तो एक अंग्रेज एक व्यक्ति है जिसका नाम है सर जॉन मार्शल। इसलिए सर जॉन मार्शल को कहा जाता है फादर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता के जनक के रूप में, क्योंकि ही वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई व्हेन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड। जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता को डिस्कवर किया गया, खोजा गया, उस समय एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल थे। और इन्हीं के द्वारा निर्देशों पर, इन्हीं के डायरेक्शन पर सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण साइट्स थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उनके एक्सकेवेशंस के कार्य हुए थे। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। समझ में आ गई सभी लोगों को बात? सर जॉन मार्शल के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सिविलाइजेशन क्या होती है, सभ्यता क्या होती है, इसके बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं आगे और अब हम देखते हैं कि हमारे जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें किस तरह से चीजों को बताया गया। ये तो मैंने आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी अबाउट द सिविलाइजेशन। तो बेटा अब सिंधु सभ्यता को हम पूरी तरह से एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड जो कंटेंट है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप लोग देख रहे हैं द हड़प्पन, इंट्रोडक्शन में द हड़प्पन सील। तो शुरुआत हम करते हैं सिंधु सभ्यता में में मिलने वाली एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही खास चीज जिसे मोहर कहा जाता है, जिसे सील कहा जाता है। तो आप इसे देख रहे हैं हड़प्पन सील। हड़प्पन सील का मतलब है सिंधु सभ्यता में मिलने वाली मोहर। ये जो मोहर है ना बेटा, ये जो सील है, ये स्टेटाइट नामक एक स्टोन होता है, एक पत्थर होता है, उससे बनाई जाती है। हिंदी में से सेल खड़ी कहा जाता है। और ये अलग अलग शेप की मिली है, यानी अलग अलग आकार में मिली है। जैसे यहाँ पे आप जो मोहर देख रहे हैं ये तो आपको वर्गाकार दिख रही है, स्क्वायर से वर्गाकार है। इसके अलावा रेक्टेंगुलर शेप में भी है, आयताकार शेप में भी है, बेलनाकार शेप में भी, आकार में भी। इस तरह से मोहरें सिंधु सभ्यता की मिली। अगर थोड़ा सा आप पीछे जाएं, क्लास 11th में जाए, तो वहां पर भी जो मोहरें मिली थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी जो मोहरें मिली थी, उनको अगर देखें, थोड़ा सा अगर आप पीछे वाले क्लास में देखें, तो वो जो मोहरें थी वो एकदम गोल शेप में थी और उसमें बीच में एक छेद हुआ करता था। ये चीज आपने क्लास 11 में पढ़ी होगी। थोड़ा सा मैं आपको लिंक कराने की कोशिश कर रहा। सिंधु सभ्यता में ऐसे नहीं था। सिंधु सभ्यता में इस तरह से मोहरें बनाई जाती थी। ठीक है, अब मोहरों में खास चीज क्या थी वो देखें कि इसमें किसी ना किसी एक एनिमल का मोटिफ या उसका चित्र बनाया जाता था। यहाँ पे आप एक बुल का चित्र देख रहे हैं, एक बेल का चित्र देख रहे हैं। इसके अलावा और भी कई एनिमल्स के चित्र मोहरों से मिले हैं। सबसे ज्यादा अगर चित्र मिले हैं तो वो बेल के मिले हैं। इसके आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट ये अंदाजा लगाते हैं, इतिहासकार ये अंदाजा लगाते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट या सबसे ज्यादा प्रिय एनिमल अगर कोई था तो वो क्या था? बुल था। क्लियर? एक चीज तो किसी ना किसी एनिमल का चित्र यहां पे बना होता। दूसरी चीज ये है कि इसके ऊपर वाले हिस्से में यहां पर आप लोग देखें कि सिंधु सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, वो लिखी हुई है या उस लिपि के कुछ चिन्ह या चित्र यहां पर बने हुए हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है, इसका क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब होता है, इसको हम आगे के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मोहर में क्या चीज हो सकती थी। एक तो किसी एनिमल का चित्र हो सकता है और दूसरा ऊपर वाले हिस्से में सिंधु सभ्यता की लिपि के कुछ चित्र हैं जिन्हें वहां पे बनाया जाता था। ठीक है, इसके क्या ऑब्जेक्ट थे, इसके क्या मीनिंग थे, वो आगे के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि इनको किस तरह से यूज किया जाता था या इसका क्या मतलब था, इसे क्यों लिखा जाता था, ये चित्र या लिपि क्यों लिखी जाती थी, अब हम आगे पढ़ेंगे। अब सिंधु सभ्यता के बारे में जो भी जानकारी हमें अवेलेबल है, जो भी चीज हमें पता चल पाई है, उसके लिए हमारे पास जो सोर्सेस हैं या आर्कियोलॉजिस्ट ने जिन चीजों का यूज किया है उसमें स्क्रिप्ट भी है, लेकिन स्क्रिप्ट का हम यूज नहीं कर पाए हैं। यानी जो भी जानकारी हमें मिली है इसमें इसका कोई भी रोल नहीं है, सिंधु सभ्यता की लिपि का। अगर लिपि का रोल क्यों नहीं है भैया, आप सोचोगे कि सर लिपि से तो हम पढ़कर बहुत सारी चीज समझ सकते हैं, लेकिन यही एक ड्रॉबैक है इस सभ्यता का, क्योंकि इस लिपि को अभी तक क्या नहीं किया गया है, डिकोड नहीं किया गया है, इसे डेसिफर नहीं किया जा सका है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है सिंधु सभ्यता के बारे में, क्योंकि इसकी लिपि को अभी तक डिकोड नहीं किया गया। जबकि आप अगर प्रीवियस क्लास में जब आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता क्लास 11 में पढ़ी थी तो उस लिपि को डिकोड किया गया है। इस कारण से मेसोपोटामिया की सभ्यता को बहुत डिटेल में इतिहासकार या आर्कियोलॉजिस्ट बता पाते हैं।
चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। फिर इस सभ्यता के बारे में या यहां पर रहने वाले लोगों के जीवन को किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के द्वारा। तो बेटा जो चीजें इन लोगों के द्वारा यूज करी जाती थी, जो चीजें हमें मिली है, इतिहासकारों को मिली है, उनकी स्टडी करके इस सभ्यता के बारे में पता लगाया गया आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि उनके द्वारा जो घर बनाए गए थे, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में जो घर मिले हैं। इसके अलावा जो मिट्टी के बर्तन यानी पोट्स वगैरह की स्टडी की जाती है। ऑर्नामेंट्स यानी जो आभूषण वगैरह, ज्वेलरीज वगैरह जो वो लोग यूज करते थे। इसके अलावा टूल्स एंड सील्स यानी जो औजार हैं और जो मोहरे हैं, इनकी स्टडी करके इस सभ्यता के बारे में काफी कुछ पता लगाया गया है और काफी कुछ पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो कभी भी पता नहीं लग सकती है, जिन्हें कभी भी रिजोल्व नहीं किया जा सकता है, ऐसा भी आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है, क्योंकि इस लिपि को अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारे सामने है टर्म, प्लेस एंड टाइम। यानी यहां पर हम बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता को क्या नाम से और जाना जाता है, इसके अलावा ये किस जगह पर सभ्यता डेवलप हुई थी और एट द एंड की क्या टाइम ड्यूरेशन इस सभ्यता का रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर हम नाम की बात करें, वैसे तो हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं, इंडस एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, उसके आसपास ही सिविलाइजेशन डेवलप हुई, इसलिए दैट सिविलाइजेशन इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्टार्टिंग में ये कहा गया, लेकिन बाद में सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर यानी हड़प्पन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अब बेटा ये हड़प्पन कल्चर क्यों कहा जाता है, इस बात को समझो। समझ गए? द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड दी हड़प्पन कल्चर। अब यहाँ पे हड़प्पन कल्चर इसे भी कहा जाता है। तो बेटा जब कल्चर शब्द आ जाता है ना, संस्कृति शब्द जब आ जाता है, तो इसको आपको समझना है, कल्चर का क्या मतलब होता है, संस्कृति का क्या मतलब जो होता है। जब ये कल्चर बढ़ जाए, कल्चर शब्द अगर कहीं पर जोड़ दिया जाए तो इसका क्या मीनिंग होगा। तो बेटा आप ये बात ध्यान रखें कि आप इंडियन कल्चर तो आपने सुना होगा, भारतीय संस्कृति आपने सुनी होगी। कल्चर का मतलब होता है, संस्कृति का मतलब ये होता है कि जब एक फिक्स जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, एक लिमिटेड एरिया के अंदर रहने वाले लोग जब किन्हीं चीजों में समानताएं, किन्हीं चीजों में सिमिलरिटीज को फॉलो करने लग जाते हैं। समझ में आ गई बात? जब एक फिक्स जियोग्राफिकल एरिया के अंदर रहने वाले लोग कुछ चीजों में समानताएं अपना लेते हैं, कुछ चीजों में सिमिलरिटी अपना लेते हैं, जैसे कि उनके खाने पीने का तरीका, उनके रहने का तरीका, उनके घर बनाने का तरीका, उनकी जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स, धार्मिक जो सिद्धांत हैं, उनके जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, अगर उन चीजों में सिमिलरिटी देखी जाती है तो कहा जाता है कि ये सभी के सभी जो लोग हैं वो एक संस्कृति का हिस्सा हैं। आप देखेंगे कि कश्मीर से कन्याकुमारी हो, चाहे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश हो, इस पूरे एरिया में यानी हिंदुस्तान में रहने वाले लोग एक कल्चर के लोग हैं। चाहे हमारी भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हम एक तरह की चीजों को अपनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जब फसल काटी जाती है तो पंजाब में भी एक फेस्टिवल मनाया जाता है, केरल में, तमिलनाडु में भी फेस्टिवल मनाया जाता है, नाम कुछ भी हो सकता है। समझ गए? जैसे लोहरी है या फिर ओणम है या फिर अलग अलग नाम यहाँ पे होते हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन लगभग एक प्रकार की पद्धति को हम अपनाते हैं। इसका मतलब यह है कि हम सभी लोग एक कल्चर के को मानते हैं। इसी प्रकार से सिंधु सभ्यता को हमने कल्चर कहा। हड़प्पन कल्चर क्यों कहा भाई? क्योंकि यहां पर भी लोगों के द्वारा एक प्रकार की चीजों को अपनाया गया था। कुछ सिमिलरिटी पाई गई है इस पूरे के पूरे रीजन में जो सिंधु सभ्यता का रीजन था। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कल्चर। बेटा अब किन चीजों में सिमिलरिटी मिली है तो देखिए, यहाँ पे जो पूरा का पूरा रीजन है ना सिंधु सभ्यता का, यहां पर रहने वाले लोग एक प्रकार की मोहरें यूज किया करते थे, एक प्रकार के मनके लगभग मिले हैं सभी जगहों से, एक प्रकार का जो वेट यानी वजन तोलने का जो पैमाना था, जो टूल था, वो लगभग सेम मिला है। इसके अलावा स्टोन ब्लेड्स लगभग हर जगह से एक जैसे मिले हैं, और ब्रिस्क यानी कि पकी हुई ईंटें, और उनका जो स्टैंडर्ड था, उनका जो रेशो था, वो लगभग पूरी सभ्यता में एक जैसा था। ये कुछ चीजें थी जिनमें समानताएं आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढी हैं, देखी हैं। दैट्स व्हाई दे रेफर्ड द सिविलाइजेशन एज हड़प्पन कल्चर। मुझे लग रहा है आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाई द आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड द सिविलाइजेशन एज हड़प्पन कल्चर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आप लोग चित्र देख रहे हैं ये बीट्स यानी मनके हैं, और यहाँ पे ये जो है ये बेट्स यानी वजन को तोलने के लिए इस तरह से चर्ट नामक जो स्टोन या पत्थर होता है उससे ये वजन तोलने के लिए बनाए जाते थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब अगर हम सिंधु सभ्यता के फेजेस की बात करें, चरण की बात करें, तो बेटा इस सभ्यता को आर्कियोलॉजिस्ट ने या इतिहासकारों ने 3 चरणों में बांट दिया है। अलग अलग फेजेस में इसे क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला फेज इसे कहा जाता अर्ली हड़प्पन फेज यानी प्रारंभिक हड़प्पन
काल या प्रारंभिक हड़प्पन फेज, समझ गए, अर्ली हड़प्पन फेज। ये जो टाइम था ये 3300 से लेकर 2600 बीसीई तक का माना जाता है। 3300 से 2600 तक का जो चरण रहा इसे अर्ली हड़प्पन फेज कहते हैं। अब बेटा ये अर्ली हड़प्पन फेज का मतलब क्या हुआ, इस समय पर सिविलाइजेशन का ओरिजिन हुआ, इस समय पर सभ्यता धीरे धीरे शुरू हुई, ग्रेजुअली इसका डेवलपमेंट हुआ। इस समय पर जो साइट्स थे यानी जो शहर थे वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं थे, बहुत लार्ज बिल्डिंग्स इस समय पर नहीं बनाई गई, बहुत बड़े बड़े सेटलमेंट्स डेवलप नहीं हुए, लोगों के जो कार्य थे वो उतने ज्यादा मॉडर्न नहीं थे जितने कि हम मॉडर्न फेज में देखेंगे, समझ गए। तो ये एक प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग था और ये उतना ज्यादा डेवलप यहां पर नहीं हुआ था, समझ गए। गांव के रूप में लोग यहां पे रहा करते थे, शहर नहीं बने थे उस समय पर, ठीक है। अब आते हैं इस फेज में, ये एक्चुअल में सिंधु सभ्यता वाला, अगर जैसे नॉर्मल कोई बोलता है ना सिंधु सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो उसका मतलब होता है ये वाला पीरियड, ये मैच्योर पीरियड कहलाता, सबसे डेवलपमेंट वाला पीरियड कहलाता। इस समय सिंधु सभ्यता अपने एक्सट्रीम लेवल ऑफ डेवलपमेंट पर पहुंची थी, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट यहां पर हुआ। इस समय पर बड़े बड़े शहर बने जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, ठीक है। इसके अलावा इस समय पर लोगों ने ट्रेड करना शुरू कर दिया, व्यापार करना शुरू कर दिया, कई प्रकार के प्रिंसिपल्स को अपना लिए, कई प्रकार का डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर वगैरह में, कई प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुई इस पीरियड में, समझिए। तो बेटा ये जो पीरियड रहा इसे मैच्योर हड़प्पन फेज कहा जाता है। इस समय पर सबसे ज्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ डेवलपमेंट हुआ। टाइम ड्यूरेशन ध्यान रखेंगे 2600 यानी 2600 से लेकर 1900 बीसी। इसके बाद आता है सबसे लेटर फेज, सबसे अंतिम चरण, और बेटा ये 1900 से लेकर 1300 बीसी तक का था। और यहां पर क्या हुआ, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है डिक्लाइनेशन शुरू हुआ, सभ्यता का पतन होना शुरू हुआ। पतन क्यों हुआ उन कारणों को आगे पढ़ेंगे, अगले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, बट ये समझे कि इस फेज की जो मेन या मेजर जो फीचर है वो ये है कि इस समय पर सभ्यता का पतन होना, डिक्लाइनेशन स्टार्ट होता है, समझ गए। तो तीनों मैंने आपको फेजेस बता दिए, उनकी जो विशेषताएं थी वो मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं। अब जब आप इतिहास को पढ़ते हैं, जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं, अगर हम इस टॉपिक की भी बात करें तो इस टॉपिक में भी आपको कई बार जब भी ईयर्स वगैरह मिलेंगे, जब भी टाइम वगैरह मिलेंगे, तो आपको कुछ टर्म्स मिलेंगे जैसे बीपी, बीसी, ईसीई या सी यानी सिरका। तो ये सारे जो टर्म्स हैं इनको आपको अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि ये आपको इतिहास को समझने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, समझ गए। तो यू विल फाइंड सर्टेन एब्रीविएशन रिलेटेड टू द डेट्स इन दिस बुक, यानी इस बुक में आपको डेट्स के साथ कुछ एब्रीविएशंस मिलेंगे जिनको समझना बहुत जरूरी है। जनरली अगर हम बात करें टाइमलाइंस की, टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, इतिहास को समझने के लिए जो टाइमलाइन होती है, जो कालक्रम होता है, इसको जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो डेट्स को दो रूपों में यानी समय को या ईयर्स को दो रूपों में बताया जाता है। तो जैसे आप मान लो कि भाई जो ईयर्स हैं वो स्टार्ट हुए हैं जीरो से। अब ये जो जीरो ईयर है इसे हम एडी के नाम से जानते हैं। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है, ये लैटिन लैंग्वेज में बोला जाता है, इसका मतलब होता है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी इस समय जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। जीसस क्राइस्ट पृथ्वी पर अवतारित हुए थे, तो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ जीरो में, और उनके बाद का जो पूरा पीरियड रहा उसे बेटा हम सीई बोलते हैं, यानी कि क्रिश्चियन इरा बोला जाता है, या क्राइस्ट इरा या क्रिश्चियन इरा कहा जाता है, सीई, जीसस क्राइस्ट के बाद वाला पीरियड, समझ गए। अब इनके पहले वाला जो पीरियड होता है इसे जनरली बीसीई से डिनोट किया जाता है, इट मींस बिफोर कॉमन एरा, समझ गए, बिफोर कॉमन एरा, इसका मतलब है जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले वाला टाइम, क्लियर। अब जैसे बीपी की बात करें तो बीपी का भी मतलब यही होता है, इसे बिफोर प्रेजेंट कहा जाता है। देन बीसीई में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, बिफोर कॉमन इरा यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले वाला समय। देन सीई का मतलब होता है कॉमन इरा, ठीक है, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद वाला टाइम। और एट द एंड जो आप लोग यहाँ पे टर्म देख रहे हैं सी छोटा वाला जो सी, इसका मतलब होता है सिरका या सिरसा। इसका मतलब होता है कि जब हमें एकदम डिफाइंड नहीं हो, एकदम डेफिनेट हम नहीं हो कि भाई ये इवेंट इसी टाइम पर हुआ है, जब इतिहासकार इस चीज के बारे में कंफर्म नहीं होते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली बता देते हैं कि भाई लगभग इस समय पर ये वाला काम हुआ होगा। तो जब भी अप्रोक्सीमेटली के रूप में किसी चीज को बताया जाता है तब सिरका या सिरसा टर्म यूज की जाती है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग। तो अब हम बिगिनिंग से इस पहले कॉन्सेप्ट के साथ इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बिगिनिंग यानी शुरुआत। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सिंधु सभ्यता को जनरली हम मैच्योर यानी विकसित जो डेवलप्ड पीरियड रहा है यानी 2600 से लेकर 1900 वाला, उस रूप में जानते हैं। लेकिन बेटा ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि एकदम से वो मैच्योर हो गई होगी, एकदम से कोई वो बहुत डेवलपमेंट पर पहुंच गई होगी, ऐसा तो नहीं हुआ ना।
मेच्योर फेज के पहले यानी 2600 से लेकर 1900 वाला जो फेज रहा, उससे पहले इस रीजन में, इस पूरे एरिया में कई सारे कल्चर्स थे, कई सारी सभ्यताएं थी, कई सारी संस्कृतियां थी। इसके कई सारे साक्ष्य, एविडेंस अवेलेबल हैं। और उसी के बाद फिर हड़प्पन कल्चर यानी कि डेवलप वाला जो पीरियड रहा सिंधु सभ्यता का, वो आया। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन, यानी इस क्षेत्र में कई सारी पुरातात्विक संस्कृतियां थी। मेच्योर हड़प्पन पीरियड आने से पहले इस रीजन में कई सारे कल्चर्स थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया अर्ली हड़प्पन फेज, मेच्योर और सबसे एंड में लेटर फेज। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। अब ये हड़प्पन अर्ली हड़प्पन फेज थे या अलग अलग कल्चर्स थे। इसके लिए आप देखें, दीज कल्चर्स वर एसोसिएटेड विथ डिस्टिंक्टिव, ये जो मेच्योर फेज से पहले जो डिफरेंट कल्चर्स थे, ये एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। किन चीजों के आधार पर या किन चीजों में डिस्टिंक्टिव फीचर्स हमें दिखाई देते हैं इनमें? तो सबसे पहला है पोट्रीज यानी मिट्टी के बर्तन यहां पर बनाए जाते थे। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरलिज्म, यहां पर लोगों के द्वारा खेती शुरू हो चुकी थी, यहां पे लोगों के द्वारा पशुपालन किया जाने लगा था। इसके अलावा सम क्राफ्ट्स, यहां से हमें कुछ कला वस्तुएं भी मिलती हैं। एंड एट द एंड स्मॉल सेटलमेंट्स, यहां पे बहुत बड़ी बस्तियां नहीं बने, बहुत बड़े बड़े नगर या शहर नहीं बने, छोटे छोटे सेटलमेंट्स थे, छोटी छोटी ग्रामीण पद्धतियां यहां पर डेवलप हुई थी, यानी कि बहुत बड़े बड़े नगर नहीं बने जैसे मेच्योर फेज में हम देखते। तो ये चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी जो विशेषताएं हैं वो बताई थी, अर्ली हड़प्पन फेज में ये सब कुछ हुआ था। तो ये आपको बात क्लियर हो गई कि मेच्योर फेज आने से पहले कई सारे कल्चर्स थे जिसे जनरली अर्ली हड़प्पन फेज कहा जाता है, और वो सभी एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड थे, इन चीजों के आधार पर वो जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक मैप दिखाई दे रहा है, मैप नंबर 2। मैप 2 में आप लोग जो रीजन या फिर ये जो पॉइंटर्स देख रहे हैं, छोटे छोटे डॉट्स जो बने हुए हैं, ये इंडिकेट करते हैं अर्ली हड़प्पन जो साइट्स हैं उनको, यानी इन जगहों पर, इन छोटे छोटे डॉट्स पर जो प्रारंभिक हड़प्पन काल था या चरण था, वो सारे जो स्थान थे वो इन जगहों पर थे। इसमें कुछ खास जगह जैसे कि दम्बसादत, तिसबाल, कोटजी, आमरीनाल, ये 4 जगहों के नाम यहाँ पे बताए गए हैं। आपको मैप जो 2 है उसमें देखने को मिल जाएगा। ये अर्ली हड़प्पन प्लेसेस हैं या साइट्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इट अपीयर्स दैट देयर वाज अ ब्रेक। आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि अर्ली हड़प्पन फेज और फिर मेच्योर हड़प्पन फेज, अर्ली से मेच्योर में आने पर बीच में एक छोटा सा ब्रेक रहा है, बीच में एक छोटा सा गैप रहा है। यहां पे समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली हड़प्पन फेज। और इसके बाद आता है मेच्योर। लेकिन अर्ली से आपको लग रहा होगा कि भाई मेच्योर में आ गए, लेकिन अर्ली से मेच्योर में नहीं आए हैं डायरेक्ट। इस बीच में एक क्या रहा है, ब्रेक रहा है। ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का क्या है, मानना है कि देयर इज अ ब्रेक बिटवीन अर्ली हड़प्पन एंड मेच्योर हड़प्पन फेज। इसके क्या एविडेंस है कि भाई बीच में एक ब्रेक रहा है? उसके एविडेंस ये हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट ने बताए हैं। जैसे कि कुछ स्थानों पर सेटलमेंट्स को या बस्तियों को जलाने के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि घरों को या फिर बस्तियों को जलाया गया है। लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट्स, कुछ जगहों पर बड़े स्तर पर चीजों को जलाया गया है, इसके हमें साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा कुछ बस्तियों को एकदम से अवेंडेंट कर दिया गया, त्याग दिया गया, समझ गए? अवेंडनमेंट ऑफ सर्टेन सेटलमेंट्स, कुछ सेटलमेंट्स या बस्तियों को त्याग दिया गया। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि अर्ली हड़प्पन और मेच्योर हड़प्पन कल्चर के बीच में एक ब्रेक रहा है, और उस ब्रेक के एविडेंस क्या है? तो वो ये एविडेंस है कि कुछ जगहों पर लार्ज स्केल पर बर्निंग यानी जलाया गया है, कुछ जगहों को त्याग दिया गया है, उनको अवेंडन कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज। इसका मतलब होता है जीवन को जीने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो, समझ गए? तो सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज का मतलब जीवन यापन करने के तरीके, पद्धतियां। क्या करते थे भाई? अगर जीना है तो खाना जरूरी है, बिना भोजन बिना खाने के तो हम रह नहीं सकते हैं। तो बेटा खाने के लिए ये लोग क्या करते थे, उसी चीज को हमें पढ़ना है सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज के अंदर। अब इस चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लिंक कर देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अर्ली हड़प्पन जो पीरियड था और उसका जो मैप था वो मैंने बताया, मैप 2 आप लोगों ने देखा।
ये मैप 2 आप लोगों ने यहां पर देखा। अब मैप 2 को जब आप लोग देखते हैं अच्छे से देखिए, ये रीजन जो है भारत का उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र है, इसका मेजर हिस्सा जो है पाकिस्तान वाला है इस सभ्यता का, ये आपका अर्ली फेज है। अब जब आप मेच्योर फेज को देखते हैं, मेच्योर फेज का जब मैप देखते हैं तो आप लोग देख रहे हैं सेम रीजन है कि नहीं है, सेम एरिया सेम रीजन, लेकिन सेम टाइम नहीं है। आपने पंजाबी का एक सॉन्ग सुना होगा, सेम टाइम सेम डेट, ऐसा कोई सा सॉन्ग है। तो सेम टाइम नहीं है लेकिन सेम एरिया है इस सिविलाइजेशन का, मेच्योर हड़प्पन फेज का और अर्ली हड़प्पन फेज का, क्योंकि हम मेच्योर फेज को ज्यादा पढ़ेंगे। तो मेच्योर और अर्ली फेज, इसका टाइम सेम नहीं है लेकिन एरिया तो सेम ही है, रीजन तो सेम ही है। और जब रीजन सेम ही है, क्योंकि ये वाला जो मैप है ना, ये मेच्योर हड़प्पन फेज का, यहां पे आप लोग देखें मैप नंबर 1, मेच्योर हड़प्पन साइट्स, ठीक है। तो मेच्योर हड़प्पन कल्चर उसी जगह पर डेवलप हुआ जिस जगह पर किसी जमाने में अर्ली हड़प्पन कल्चर हुआ करता था। भाई अगर एक ही जगह पर यह डेवलप हुआ तो कई चीजों में सिमिलरिटी रही होगी, कई चीजों में समानताएं रही होगी, वो समानताएं देखी जाती हैं। लेकिन कई सारी समानताएं थी, लेकिन एक समानता सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज की भी थी, यानी जो जीवन जीने के लिए जो काम अर्ली हड़प्पन पीपल करा करते थे, वही काम मैच्योर हड़प्पन पीरियड के लोग भी किया करते थे। बात इतनी क्लियर। यहां पे आप लोग मैप को देखेंगे तो यहां पे जो साइट्स आप लोगों को दिखाई देंगी वो होंगी हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा जो पाकिस्तान के पंजाब में आता है, मोहनजोदाड़ो जो सिंध में आता है। इसके अलावा चन्हूदारो जो पाकिस्तान के सिंध में ही है। गुजरात के अंदर धोलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर, बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगा, गनेरीवाला, ये सारे के सारे मेच्योर हड़प्पन फेज के महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप लोग देखें, इफ यू लुक एट द मैप 1 एंड मैप 2, यू विल नोटिस, जब आप मैप 1 और मैप 2 को देखेंगे तो आप ये नोटिस करोगे कि दोनों ही सिविलाइजेशन लगभग सेम एरिया में ही डेवलप हुई है, सेम जगह पर ये डेवलप हुई है, इसलिए कई चीजों में सिमिलरिटी या समानताएं हमें मिल सकती हैं। द मेच्योर हड़प्पन कल्चर डेवलप्ड इन द सेम एरिया ऑक्यूपाइड बाय द अर्ली हड़प्पन कल्चर, यानी जिस जगह पर अर्ली हड़प्पन कल्चर था। शेयर सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स, यानी इस कारण से कॉमन एलिमेंट्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, दिख जाएंगे, और उसी में से एक कॉमन एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा किसमें, सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज में, यानी कि जीवन को जीने के लिए जो तरीके होते हैं उसमें भी एक जैसी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो भाई क्या है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे भोजन की बात की जाए, खाने की बात की जाए, फूड की बात की जाए, तो फूड के लिए दो तरीके, एक तो ग्रेन यानी कि प्लांट प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रकार के अनाज, और दूसरा है शिकार, और शिकार के जरिए जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनके मीट को फूड के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, एक तो एनिमल प्रोडक्ट हो गए, सॉरी प्लांट प्रोडक्ट हो गए, पेड़ पौधों से जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जैसे कि इसमें ग्रेन्स भी हो गए या फल फ्रूट्स भी हो गए, मेजरली हम ग्रेन्स की बात करेंगे। और दूसरा है एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स का मतलब है कि अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनका डोमेस्टिकेशन भी किया जाता था, और फिर कुछ जो वाइल्ड एनिमल है उनका भी शिकार भी किया जाता था। तो अब आप यहाँ पे पहले ग्रेन्स में देखें तो हमें यहाँ पे चेर्ड ग्रेन्स मिले हैं, यानी कि जले हुए अनाज के दाने मिले हैं। सिंधु सभ्यता के कुछ स्थानों से चेर्ड ग्रेन्स मिले हैं, जले हुए अनाज के दाने मिले। इससे यह पता चलता है कि ये लोग भोजन के लिए जो इनकी डायट्री थी, इनका जो भोजन था उसमें अनाज तो शामिल थे ही थे, साथ ही साथ मीट यानी कई सारे एनिमल्स के बोन्स भी मिले। तो हम यहाँ पे डायट्री प्रैक्टिस की बात करें ऑफ दी हड़प्पन्स, यानी हड़प्पन्स के भोजन में उनकी थाली में क्या चीज शामिल थी, तो सबसे पहले व्हीट, बार्ले, लेंटिल्स, चिकपी एंड द सीजम्स, मिलेट्स एंड राइस, ये सारे के सारे अनाज थे। थोड़ी चीज ध्यान रखना कि जैसे मिलेट्स है तो ये बेटा गुजरात में ही मिले हैं इसके साक्ष्य, और राइस की बात करें तो ये बहुत ज्यादा रेयर है, यानी बहुत ज्यादा जगहों से राइस के एविडेंस या बहुत ज्यादा मात्रा में राइस के एविडेंस नहीं मिले हैं। लोथल और गुजरात में जो रंगपुर जगह है वहीं से हमें राइस के बारे में कुछ एविडेंस मिले हैं। क्लियर इतनी बातें। अब एक चीज और, ये जो ग्रेन्स मिले हैं सिंधु सभ्यता के स्थानों से, भाई ये सिंधु सभ्यता तो आज से 5-6 हजार साल पुरानी सभ्यता है, तो जो अनाज के दाने मिले हैं वो भी तो बहुत पुराने रहे होंगे, 5-6 हजार साल पुराने। तो जब इस प्रकार से कोई ग्रेन्स मिलते हैं या इस प्रकार से जब कोई फूड प्रोडक्ट्स या अनाज के दाने वगैरह मिलते हैं तो इनकी स्टडी करने के लिए एक्सपर्ट लोगों की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस उनको स्टडी नहीं कर सकते, उनकी स्टडी की जाती है आर्कियोबोटनिस्ट के द्वारा, जो कि इस तरह के चीजों की स्टडी करने में एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्टाइज रखते हैं। तो बेटा इस तरह के अनाज के दानों की स्टडी किसके द्वारा की जाती है, आर्कियोबोटनिस्ट के द्वारा। अब आते हैं दूसरे
दूसरे जो तरीका था डाइटरी प्रैक्टिस में, जो दूसरी चीज थी वो थी एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स में कुछ तो डोमेस्टिकेशन तो होता ही था, तो कई सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, जैसे केटल्स हो गए, मवेशी, सीप यानी भेड़, गोट्स यानी बकरी, बफेलो यानी भैंस, पिग, फिश, मछलियों की भी हड्डियां वहां से मिली है, मछलियों का भी यूज फूड के रूप में किया जाता होगा। इसके अलावा स्क्रिप्ट जो है उसमें भी मछली का चित्र वगैरह आपको देखने को मिलता है। तो ये तो हो गए बेटा आपके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। इसके अलावा कुछ जंगली जानवरों की भी हड्डियां मिली हैं। जंगली जानवरों में जैसे कि बोर, डियर यानी हिरण, और घड़ियाल यानी जो मगरमच्छ होती है, इस तरह के जानवरों की भी बोन्स मिले। अब इनको लेकर आर्कियोलॉजिस्ट को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि भाई सिंधु सभ्यता के लोग इन जंगली जानवरों का खुद शिकार करते थे या फिर किसी जो हंटिंग कम्युनिटी होती है, जो शिकारी लोग होते हैं, उनसे उनको पैसे देकर, उनको एक प्रकार पैसे तो उस समय चलते नहीं थे, जो भी तरीका चलता हो, तो उनको किसी तरह से बोलकर इन शिकारी जानवरों के मीट को लिया करते थे। तो इसको लेकर आर्कियोलॉजिस्ट को थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब बेटा जो बोन्स वगैरह मिले हैं वो भी कई हजारों साल पुराने रहे हैं एनिमल्स के, उनकी स्टडी भी नॉर्मल आर्कियोलॉजिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इनकी स्टडी की जाती है किसके द्वारा? इनकी स्टडी की जाती है आर्कियोजूलॉजिस्ट के द्वारा। समझिए, आर्कियोजूलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो एंशिएंट बोन्स की स्टडी करके बताते हैं कि ये कितना पुराना रहा है या ये किस चीज से एसोसिएटेड रहा है। क्लियर सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो ये मैंने आपको बता दिया डाइटरी प्रैक्टिस क्या थी भाई, इनके भोजन में, इनकी थाली में क्या चीजें शामिल हुआ करती थी। अब आगे देखेंगे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। तो बेटा अगर ग्रेन्स के, अनाज के दाने मिले हैं, अनाज के अगर साक्ष्य मिले हैं, इसका मतलब एक बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है कि ये लोग खेती करना जानते थे, खेती करते थे। समझ गए इतनी बात? क्योंकि अनाज के दाने मिले हैं तो ये चीज बहुत क्लियर हो जाती है, pretty क्लियर हो जाती है कि लोग खेती करना जानते थे। समझ गए? While the prevalence of agriculture is indicated by finds of grains, भाई अनाज मिला इसका मतलब खेती से ही मिला होगा, खेती तो करते ही होंगे। लेकिन समस्या या प्रॉब्लम यहां पर यह है कि खेती करने का तरीका क्या था, इस बात को आर्कियोलॉजिस्ट नहीं बता पाते हैं। किस तरीके से खेती की जाती थी, उसके लिए क्या तरीका अपनाया जाता था, इसको बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। समझ गए? क्या वो अनाज को, जो खेत को जोतने के बाद, जमीन को जोतने के बाद अनाज को, इस बीज को स्केटर कर दिया करते थे, ऐसे उछाल कर वो दिया करते थे, या जो भी तरीका था, जो भी तरीका था उसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा क्लियरली नहीं बता पाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ये जानने की कोशिश करते हैं, कुछ चीजों को पता लगाने की कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजी ये तो नहीं बता सकते कैसे खेती करते थे, लेकिन कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। कैसे पता चला, क्या चीजें हैं? तो जब आप सिंधु सभ्यता के अलग अलग स्थानों को जब आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया, तो कई जगहों से जो टेराकोटा मिले, टेराकोटा का मतलब है कि मिट्टी के जो मूर्तियां बनी, मिट्टी के जो खिलौने बने हुए मिले। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के जो मोहर हैं, उन मोहरों पर हमें बेल का चित्र मिला। सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था सिंधु सभ्यता के मोहर के ऊपर, सील के ऊपर बेल का चित्र था। इसके अलावा कई सारे स्थानों से मिट्टी के जो टेराकोटा होते हैं, मिट्टी के जो खिलौने होते हैं, वो बेल के खिलौने बने हुए थे। इसके बेसिस पर आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ अनुमान लगाया और उन्होंने बताया कि भाई खेती में बेल का यूज तो किया जाता होगा, खेती करने के लिए ऑक्स का यूज तो किया जाता होगा, क्योंकि इसके कुछ एविडेंस हमें मिलते हैं। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स, यानी मोहरों के ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा जो टेराकोटा स्कल्पचर मिले, मिट्टी के बनी हुई जो मूर्तियां मिली है, इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है दैट ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लॉइंग, यानी बेल खेती के लिए यूज किया जाता होगा, ये इंडिकेट करता है। कैसे इंडिकेट करता है? क्योंकि मोहरों के ऊपर बेल का चित्र बना है, मिट्टी के खिलौने बने हुए हैं बेल के, इस तरह के ये मिले हैं। समझ गए? टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाउ। अच्छा, कुछ और चीजों को देखें, ये कहां से मिले। कुछ जगहों की अगर बात करें तो चोलिस्तान, जो कि पाकिस्तान में आता है, या थार से लगा हुआ वो पूरा डेजर्ट जो पाकिस्तान में आता है, उसे चोलिस्तान कहा जाता है। तो चोलिस्तान के अंदर, और बनावली जो हरियाणा में है, यहां से हमें मिट्टी के बने हुए जो हल होते हैं वो मिले, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाउ, मिट्टी के बने हुए हल। इसके अलावा कालीबंगा जो राजस्थान में एक अर्ली हड़प्पन साइट है राजस्थान के अंदर, वहां पर हमें एक जुता हुआ खेत मिला है। जुता हुआ खेत का मतलब है कि खेत जो कि खेती करने के लिए एकदम रेडी होता है, उसको जुता हुआ खेत बोलते हैं, यानी उसको बखर दिया गया था, तो ऐसे खेत को बोलेंगे जुता हुआ खेत। तो ऐसा एक जुता हुआ खेत मिला है कालीबंगा से। अब इस खेत की एक खास विशेषता मैं आपको बता दूं कि ये जो खेत था, ये
फराओ टाइप ऑफ कल्टीवेशन का एग्जाम्पल था। यानी फराओ टाइप ऑफ कल्टीवेशन का मतलब यह हुआ कि यहां पर इस तरह से इस खेत को जोता गया था कि एक ही खेत में दो डिफरेंट फसलों को बोया जा सके, यानी ग्रिड पैटर्न पर। देखिए यहां पर एक फसल को बोया जाएगा और इस तरह से दूसरी फसल को बोया जाएगा। थोड़ी देर के लिए समझ लो, इस तरह से जब कल्टीवेशन होता तो उसको फराओ फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर कहा जाता है। एक ही खेत में दो फसलों को बो देना। इस प्रकार का कुछ एग्जाम्पल हमें कालीबंगा राजस्थान से मिला है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज आपको समझ में आ गई, खेती करने के क्या तरीके थे, किस तरह से खेती होती थी, किसका यूज किया जाता था, वो आपको क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आर्कियोलॉजिस्ट ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इन्होंने फसल बोई होगी, अगर अनाज बोया होगा, तो उसको काटने के लिए औजार की जरूरत पड़ती होगी। तो औजार कौन से थे, किस तरह के औजार ये लोग यूज करते थे, इसे भी हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये लोग पत्थर के जो औजार हैं उनको लकड़ी के हत्थों से लगाकर उसको यूज करते थे फसल काटने के लिए, या फिर जो धातु के औजार, मेटल्स के औजार बनाए जाते हैं, टूल्स बनाए जाते हैं, उनके जरिए फसलों को काटा करते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट इस चीज को भी जानने के प्रयास करते हैं कि आखिर ये टूल्स फॉर हार्वेस्टिंग क्या थे। जैसे आप लोग देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द टूल्स यूज्ड फॉर द हार्वेस्टिंग, कि पत्थर के ऐसे जो ब्लेड्स होते हैं इनको लकड़ी के हत्थों के ऊपर लगाकर यूज करते थे, या फिर मेटल्स का टूल्स यूज किए जाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आप लोग जानते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो पूरा का पूरा एरिया था, ये सेमी एरिड रीजन में था, यानी थोड़ा अर्धशुष्क रीजन था। अर्धशुष्क का मतलब सूखा एरिया था, बहुत ज्यादा पानी या वाटर अवेलेबिलिटी नहीं थी, बहुत ज्यादा बरसात वहां पर नहीं होती थी। तो अगर खेती करते हैं, ये तो बात क्लियर हो गई, क्योंकि अनाज के दाने मिले। खेती करते हैं तो भाई बिना इरिगेशन के, बिना सिंचाई के खेती हो नहीं सकती है। तो इरिगेशन कैसे की जाती थी, इसको भी आर्कियोलॉजिस्ट समझने की कोशिश करते हैं। अब खेती करने के लिए क्या तरीके वहां पर अपनाए जाते थे और क्या एविडेंस हमें मिले हैं, उसको समझते हैं। तो ये तो हो गई कि भाई मेजर एरिया तो सेमी एरिड लैंड्स था, तो खेती में इरिगेशन की जरूरत तो पड़ती होगी। इरिगेशन करने के लिए एक तो केनाल्स, नहरों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन नहरों के साक्ष्य जो मिले हैं ना बेटा, वो सिर्फ एक जगह से मिले हैं, जिसका नाम है सुरतगुई। ये सुरतगुई नामक जगह आती है अफगानिस्तान में, जहां से हमें नहरों के साक्ष्य मिले। मेजर जो एरिया है सिंधु सभ्यता का, जैसे पंजाब वाला रीजन या सिंध वाला जो रीजन है, वहां से कोई भी नहरों के साक्ष्य नहीं मिले। आर्कियोलॉजिस्ट का यह भी कहना है कि हो सकता है लंबे समय के कारण ये जो नहरें हैं ये सिल्ट से, गाद से भर गई होगी, इसलिए नहीं मिली। लेकिन जो भी है, हमें मेजर रीजन से तो नहरें नहीं मिली या उनके साक्ष्य नहीं मिले। अफगानिस्तान में जरूर नहरों के साक्ष्य मिले हैं, एंशियंट कैनाल्स हमें मिले हैं। एक तो तरीका है कैनाल्स का, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मोहनजोदाड़ो जब हम पढ़ेंगे तो हर एक घर में एक कुआं मिला है, तो या तो कुओं के माध्यम से ये लोग खेती में सिंचाई करते होंगे, और दूसरा गुजरात के अंदर एक जगह है धोलावीरा, वहां से भारी मात्रा में कई सारे जलाशय या वाटर टैंक मिले हैं। तो एक दूसरा जो तरीका है सिंचाई करने के लिए, वाटर स्टोर करने के लिए, वो है नल, कुएं, वेल्स एंड वाटर रिजर्वेयर, यानी कि जो जलाशय वगैरह होते हैं वो। यहाँ पे आप लोग एक चित्र भी देख सकते हैं, ये धोलावीरा गुजरात में एक बड़ा वाटर रिजर्वेयर है, जिसमें कि सीढ़ियां भी लगी हुई है नीचे उतरने के लिए, स्टेप बेल्स लगी हुई है कुएं में या फिर इस रिजर्वेयर में उतरने के लिए। इस तरह से लगभग 16 के अराउंड वाटर रिजर्वेयर हमें धोलावीरा से मिले। क्लियर? चलो जी, तो सिंचाई कैसे होती थी वो मैंने आपको बता दिया। खेती करने के लिए क्या तरीका था, फसल काटने के लिए क्या औजार थे, समझ गए? ये सारी चीजें हम समझे। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे थर्ड कॉन्सेप्ट में, जिसमें हम बात करेंगे मोहनजोदाड़ो के बारे में। किसके बारे में? मोहनजोदाड़ो के बारे में। तो अभी तक तो हमने जो पढ़ा, लेकिन अब हम डिस्कस करने वाले हैं मोहनजोदाड़ो। A planned urban center, a planned urban center, it means एक नियोजित शहर। मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता में मिलने वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शहर है, सबसे ज्यादा प्लान्ड शहर के रूप में इसे जाना जाता है। और सबसे खास बात इसकी यह है कि इसमें आर्कियोलॉजिकल रिसर्च अच्छे से की जा सकती है, जबकि हड़प्पा उतना ज्यादा सुरक्षित नहीं रहा। लोगों ने हड़प्पा की जो चीजें थी उनका उत्खनन करना शुरू कर दिया आम लोगों ने, इस कारण से हड़प्पा की बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन मोहनजोदाड़ो की किस्मत रही कि मोहनजोदाड़ो सुरक्षित रहा और आर्कियोलॉजिस्ट उसको अच्छे से स्टडी कर पाए, उसको सुरक्षित रख पाए। तो ये भी एक खास बात है मोहनजोदाड़ो की। अब बेटा, परहैप्स द मोस्ट यूनिक फीचर,
सिंधु सभ्यता का सबसे विशेष गुण मोस्ट यूनिक फीचर अगर हम बात करें तो वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स, शहरी केंद्रों का विकास। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई फीचर है तो वो है शहरी केंद्रों का विकास, यानी अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, बनावली, लोथल, ये सारे के सारे अर्बन सेंटर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस लुक एट वन सच सेंटर, मोहनजोदाड़ो। तो हम बात करेंगे सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सेंटर जिसका नाम क्या है? मोहनजोदाड़ो। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, इस सभ्यता में मिलने वाला खोजा गया पहला शहर हड़प्पा नहीं, मोहनजोदाड़ो नहीं था। पहला शहर आपका क्या था? हड़प्पा था। फर्स्ट साइट या फर्स्ट सिटी जो डिस्कवर हुई वो हड़प्पा थी, अराउंड 1921 के अप्रोक्स या 1920 के अप्रोक्स। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करी, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज करी। समझ गए? सबसे पहली साइट। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों ने नॉलेज नहीं होने के कारण, अज्ञानता होने के कारण लोगों ने हड़प्पा में की जो चीजें थी उनका उत्खनन करना शुरू कर दिया। इस कारण से हड़प्पा डिस्ट्रॉय हो गया और वहां पे बहुत ज्यादा अच्छे से स्टडी नहीं हो पाई। लेकिन मोहनजोदाड़ो की हो पाई, मोहनजोदाड़ो बचा रहा। तो अब हम मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं। सबसे पहले इस शहर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, या यहाँ के सेटलमेंट्स को, यहाँ की बस्तियों को मेजरली दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। मोहनजोदाड़ो जो शहर है उसको मेजरली हम दो सेक्शंस में क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर आपको मोहनजोदाड़ो को पढ़ना है तो पहले तो आप इसको दो हिस्सों में बांट दो। दो हिस्से कौन कौन से बेटा? यहाँ पे आप लोग डायग्राम या मैप देख सकते हैं मोहनजोदाड़ो का। एक ये वाला हिस्सा आप लोग देख रहे हैं, इसे कहा जाता है सिथेडल यानी गढ़, और एक जो बड़ा हिस्सा आप लोग देख रहे हैं यहां पर, इसे कहा जाता है लोअर टाउन यानी निचला शहर। इस रीजन को बोलते हैं लोअर टाउन और उस रीजन को बोलते हैं सिथेडल यानी गढ़। अब बेटा इनकी विशेषताओं की भी बात कर लें। जो सिथेडल वाला रीजन है, ये जो गढ़ वाला रीजन है, ये थोड़ा सा हाइटेड पार्ट था, ये थोड़ा सा ऊंचा भाग था। जबकि लोअर टाउन की बात करें तो ये थोड़ा निचला भाग था, निचला शहर इसे कहा जाता है, लोअर टाउन इसे कहा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा क्या था? निचला एरिया था। अदर मच लार्जर, लेकिन नीचे का तो था, लेकिन खास बात ये क्या है कि ये थोड़ा बड़ा हिस्सा था और ये वाला जो था वो थोड़ा स्मॉलर था। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं सिथेडल थोड़ा छोटा है, लेकिन जो लोअर टाउन है वो बड़ा हिस्सा है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब थोड़ी सी अगर हम इनके और कुछ विशेषताओं की बात करें तो बेटा ये जो सिथेडल है इसकी ऊंचाई ज्यादा थी। इसकी ऊंचाई ज्यादा क्यों थी? इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इसमें जितना भी निर्माण हुआ है, जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हुआ है। यानी पहले एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, एक फाउंडेशन बनाया गया मिट्टी का, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर सारा का सारा निर्माण हुआ। दैट्स व्हाई सिथेडल जो है वो हाइटेड रहा। जबकि लोअर टाउन की बात करें तो लोअर टाउन में भी कुछ कुछ बिल्डिंग्स में प्लेटफॉर्म बनाया गया, बैकग्राउंड या फिर फाउंडेशन बनाया गया, लेकिन इसका जो प्लेटफॉर्म है वो कुछ ज्यादा ऊंचा बनाया गया। यहां पे आप लोग देखें, द सिथेडल ओस इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म। क्योंकि यहां पे जो बिल्डिंग्स बनी वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई गई। यहां पर भी कुछ बिल्डिंग्स में प्लेटफॉर्म यूज किया गया, बट यहां पे ज्यादा ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया गया होगा, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यहां पर ना ये वाला जो पूरा हिस्सा है और इसमें चारों तरफ बॉल्स बनी हुई हैं। जैसे गढ़ होता है ना, तो गढ़ के चारों तरफ दीवार बनाई जाती है। तो इसके एक खास बात ये भी है कि इसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करते हुए वॉल्स बनाई गई, दीवार बनाई गई, यानी प्रोटेक्टिंग वॉल यहाँ पे थी। एक चारों तरफ दीवार बनाई गई थी, और इस तरह से ये जो दीवार है ये सेपरेट करती है लोअर टाउन को और सिथेडल को, एक दूसरे से सेपरेट करती है ये दीवारें। समझ गए? it was walled which meant that it was physically separated from the lower town। ये दीवार एक प्रकार से लोअर टाउन से एक दूसरे को पृथक करती। क्लियर? अब ये चीज जो आपको यहां देखने को मिली, ऐसा नहीं है कि यहां पर भी नहीं थी, यहां पर भी थी। यानी जो लोअर टाउन था उसमें भी वॉल्ड थी कई बिल्डिंग्स में, उसमें भी प्लेटफॉर्म बने हुए थे कई बिल्डिंग्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ लेबर वर्क। थोड़ा सा लेबर वर्क का कैलकुलेशन यहाँ पे बताया गया है। देखिए इतना सारा निर्माण हुआ, इतना सारा कंस्ट्रक्शन हुआ, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए गए, प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, तो आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे एजम्पशन करते हैं, विचार करते हैं कि इतना सारा अगर काम किया है तो ऑब्वियसली कई सारे लोगों ने काम किया होगा, लेबर वर्क हुआ होगा, बहुत सारे मजदूर यहाँ पे काम किए होंगे। तो कितने मजदूरों ने लगभग कितना काम किया, इसको लेकर कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बताया कि भाई अगर एक व्यक्ति, एक मजदूर एक दिन में, अगर एक मजदूर एक दिन में 1 क्यूबिक मीटर
1 क्यूबिक मीटर अगर धूल या मिट्टी को अगर ढोता था इस निर्माण करने के लिए, अगर एक मजदूर एक दिन में 1 क्यूबिक मीटर मिट्टी को ढोता होगा, तो खाली प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, खाली उसका बेस बनाने के लिए लगभग 40 लाख श्रमिक दिवसों का दिवस लगे होंगे, इतने दिन लगे होंगे। तो खाली क्या बनाने के लिए? फाउंडेशन बनाने के लिए। उनका कहना है कि खाली फाउंडेशन बनाने के लिए कितने दिन लगे होंगे? 4 मिलियन पर्सन डे, यानी 40 लाख श्रमिक दिवस लगे होंगे खाली फाउंडेशन बनाने में। इतना ज्यादा लेबर वर्क यहां पर हुआ, इतना ज्यादा मजदूर का कार्य यहां पर हुआ। समझ गए? तो ये तो हो गया कैलकुलेशन ऑफ लेबर वर्क। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पे हम बात करेंगे प्लानिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो भी निर्माण हुआ बेटा उसमें प्लानिंग की गई, एक पहले प्लान तैयार किया गया, ऐसा ऐसा काम हमें करना है। उसके बाद ऐसा नहीं कि एकदम से बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, प्लानिंग करी है, हम कैसे बोल सकते हैं? हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। सारी बात जो बताई जा रही वो आर्कियोलॉजिकल स्टडी के ऊपर बेस्ड थे। पुरातात्विक जो अध्ययन हुआ उसके आधार पर यह बताया जा रहा है कि निर्माण जो हुआ वो प्लानिंग करके किया गया, एकदम से नहीं किया गया। जैसे आप पुरानी कोई भी बिल्डिंग या जनरल हम भी जब घर बनाते हैं तो पहले प्लानिंग करते हैं ना कि ऐसा ऐसा काम करेंगे, ये यहाँ पे ये वाला रूम होगा, यहाँ बेडरूम होगा, या किचन होगा, या वॉशरूम होगा। तो प्लानिंग करके बनाया करते हैं। आज के टाइम पे, उस समय आज से 5-6 हजार साल पहले लोगों ने प्लानिंग करके घर नहीं बनाए, प्लानिंग करके शहर बनाए। समझ गए? घर बनाना और शहर बनाने में अंतर है। इन्होंने प्लानिंग करके शहर बनाए। कैसे बोल सकते हैं? उसके साक्ष्य यहां पे मिलते हैं, उसके कुछ एविडेंस हमें मिलते हैं। देखिए, कुछ चीजों के ऊपर ध्यान दें तो पता चलेगा। जैसे कि वंस द प्लेटफॉर्म वर इन प्लेस, पहले प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, ठीक है। ऑल बिल्डिंग्स एक्टिवली विद इन द सिटी वाज रिस्ट्रिक्टेड टू अ फिक्स एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म, क्योंकि शहरों के अंदर की जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो एक फिक्स दायरे में बनाई गई थी। इसका मतलब भाई पहले प्लेटफॉर्म बनाया गया, और प्लेटफॉर्म बना लिया, जैसे कि इतने एरिया में प्लेटफॉर्म बन गया, तो सारी की सारी बिल्डिंग्स जो है वो इसी एरिया में बनेगी, इससे बाहर नहीं जा सकती। ये प्लेटफॉर्म है, बैकग्राउंड बन गया है, फाउंडेशन हो गए, इसके ऊपर ही सारी बिल्डिंग बनाना है, इसके बाहर जाके नहीं बनाना है। तो ये चीज थी एक। तो ये एक पहले फिक्स प्लेटफॉर्म था और सारी बिल्डिंग्स उसमें ही रिस्ट्रिक्टेड थी। तो इस चीज को देखकर ये लगता है कि पहले प्लानिंग हुई, पहले प्लान तैयार किया गया और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किया गया। तो इट सीम्स दैट द सेटलमेंट्स वर फर्स्ट प्लान्ड एंड देन इंप्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली। क्लियर होगी बात? ये तो होगी कि भाई ऐसा हुआ। लेकिन कुछ प्लानिंग के कुछ और भी एग्जांपल्स हमें दिखते हैं। प्लानिंग यहाँ पे हुई थी, उसके कुछ और भी एग्जांपल्स दिखते हैं। जैसे ईंटें जो बनाई गई वो पक्की ईंटें बनाई गई, या तो उन्हें धूप में सुखाया गया या फिर उन्हें भट्टी में पकाकर उन्हें मजबूत किया गया। ये तो हो गई कि ईंटों को पकाकर या फिर इनको पक्की ईंटें यूज की गई। दूसरी चीज, जितना भी निर्माण हुआ तो ईंटों का हुआ, लेकिन दूसरी चीज ये भी थी कि ईंटों का जो रेशो था वो स्टैंडर्ड रेशो था, यानी सभी जगहों पर जो ईंटें यूज की गई वो लगभग सेम रेशो की, एक समान अनुपात की ईंटें थी। अब ईंटों का जो रेशो था बेटा वो ये इस तरह से था, 4:3:1, है ना? नहीं, 4:2:1। का मतलब ये है, थोड़ा अच्छे से समझे, कि जो ईंटों की लंबाई थी और ईंटों की जो चौड़ाई थी वो ईंटों की ऊंचाई की 4 गुना और 2 गुना थी। यानी लंबाई ये आपकी हाइट है, ये आपकी विड्थ है और ये आपकी लेंथ है। तो लंबाई ऊंचाई की 4 गुना, चौड़ाई ऊंचाई की 2 गुना थी। समझ गए? इस तरह के रेशो की ईंटें लगभग सिंधु सभ्यता में अलग अलग जगहों से मिली है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। तो प्लानिंग करके शहर बनाए गए थे, इसके एविडेंस मैंने आपको बताया, इसके बारे में हमने चर्चा करी। अगला पॉइंट है लेइंग आउट ड्रेन्स। लेइंग आउट ड्रेन्स का मतलब हो जाता है कि जो ड्रेनेज बनाए गए, जो नालियां बनाई गई, जो ड्रेनेज सिस्टम था, उसकी यहां पे बात हो रही है। सिंधु सभ्यता, या सिंधु सभ्यता में भी सिंधु शहरों की बात करें, सिंधु सभ्यता के शहरों की बात करें, तो सिंधु सभ्यता के शहरों का जो प्लानिंग हुआ, जो शहर बनाए गए, उनकी भी सबसे बड़ी विशेषता अगर कोई है तो वो है क्या? ड्रेनेज सिस्टम। केयरफुली प्लान तरीके से बनाया गया ड्रेनेज सिस्टम, यानी जो जल निकास प्रणाली है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे खास विशेषता मानी जाती है सिंधु सभ्यता के शहरों की। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हड़प्पन सिटीज, हड़प्पा के शहरों का सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर, समझिए सबसे खास गुण क्या है? वो है केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से प्लानिंग करके बनाया गया ड्रेनेज सिस्टम, यानी जल निकास प्रणाली। समझ गए? अब इसको जब आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि सिंधु सभ्यता के शहरों में जो सड़कें थी और जो गलियां थी वो ग्रिड पैटर्न पर थी, यानी एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर वो कट करती हैं।
सड़कें और गलियां एक दूसरे को कितने डिग्री के एंगल पर कट करती हैं, जैसे कि ये आपकी सड़क है, ये आपकी सड़क है, ये आपकी सड़क है, फिर ये आपकी सड़क है। तो जो घर बनाए गए थे ना वो ग्रिड पैटर्न पर थे, शहर ग्रिड पैटर्न पर बनाया गया था। अब जो घर बनेंगे, जो सेटलमेंट्स बनेंगे वो यहां पर बनेंगे इस तरह, ग्रिड पैटर्न पर शहर बनाए गए थे। सड़कें और गलियां एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करती थी, समझ गए। अब इस चीज के ऊपर भी आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि भाई पहले तो क्या किया होगा, सड़कें और गलियां या नालियां बना ली होगी, गलियों से लगी हुई नालियां पहले बना ली, और उसके बाद घर बनाए गए। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया, पहले तो मैंने सड़कें बना दी तरह से, सड़कों से लगी हुई गलियां और गलियों से लगी हुई नालियां, और ये बनाने के बाद फिर घर बनाए गए। जैसे आजकल कॉलोनियां जब कटती हैं तो पहले सड़कें बना देते हैं, गलियां नालियां बना देते हैं, और फिर लोग घर बनाना शुरू करते हैं। तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है, ठीक है। इट सीम्स दैट स्ट्रीट्स विथ ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेस बिल्ट अलोंग देम, उसके बाद घर बनाए गए उनसे लगे हुए। नेक्स्ट, इफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स, अब घरों का जो वेस्ट वाटर था, जो खराब पानी था, उसको, वो पानी जो है वो घरों से नालियों में जाता था। इसके लिए जरूरी यह था कि हर एक घर में एक ना एक दीवार ऐसी जरूर रखी जाए जो नालियों से जुड़ी हुई हो, अदरवाइज वो पानी नालियों के पास कैसे जाएगा। तो हर घर में एक दीवार ऐसी जरूर रखी जाती थी जो गली से निकलने वाली नाली से जुड़ी हुई होती थी, समझ गए, ताकि वो जो वेस्ट वाटर है वो उसमें जा सके। देन एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल एलोंग द स्ट्रीट, कम से कम एक दीवार तो ऐसी होनी चाहिए जो सड़क से गुजरती हुई नाली के साथ जुड़ी हुई हो। अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। अब डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, घरेलू जो आर्किटेक्चर है, बनावट है, उसकी बात कर रहे हैं। तो बेटा अभी तो मैंने आपको शहर के बारे में बताया, शहर के दो हिस्से थे उसके बारे में बता दिया, लेकिन जब आप डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात करते हैं, जैसे हमारे और आपके जैसे जो सामान्य लोग हैं वो रहने के लिए जो घर बनाते हैं उसको हम डोमेस्टिक आर्किटेक्चर बोल सकते हैं। तो सामान्य लोगों के घरों को अगर आपको स्टडी करना है तो आपको मोहनजोदाड़ो या सिंधु सभ्यता के लोअर टाउन की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि लोअर टाउन में ही आम लोग रहा करते थे। तो आम लोगों के घरों के लिए आपको लोअर टाउन की स्टडी करना पड़ेगा, निचले शहर की स्टडी करना पड़ेगा। अब निचले शहर में जो घर बने उनकी क्या विशेषताएं थी वो मैं आपको यहाँ पे एक एक करके बता देता हूं। यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, एक आपको इस प्रकार से इमेज दिखाई दे रही है, जो मोहनजोदाड़ो में जो घर बने थे उसका एक लेआउट यहाँ पे बना हुआ है। तो इन घरों की क्या विशेषता थी, क्या महत्वपूर्ण फीचर्स थे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स की, एक एक करके बता देता हूँ। देखिए जो घर बनाए गए थे उसका केंद्र या सेंटर में एक कोर्टयार्ड हुआ करता था, यानी आंगन हुआ करता था, इस तरह से कोर्टयार्ड आंगन है, जिसके चारों तरफ छोटे 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 कमरे बने हुए थे। एक कमरा यहाँ बना हुआ, एक कमरा यहाँ बना हुआ, एक कमरा यहाँ पे, इस तरह से छोटे छोटे कमरे इसके चारों तरफ बने हुए थे। पहली बात तो ये हो गई, यानी घरों का सेंटर्ड या केंद्र क्या था, आंगन था, उसके चारों तरफ छोटे छोटे कमरे थे। नेक्स्ट, अब अगर आंगन बना है तो भाई इसका कुछ यूज भी होता होगा। आंगन का जो यूज था वो, जैसे ठंड और गर्मी का मौसम हो गया है तो वहां पे कुछ एक्टिविटी वहां पे होती थी, जैसे खाना बनाना हो, या फिर कपड़े की बुनाई करना हो, या फिर फसलों को साफ करना हो। इस तरह के जो जनरली जो काम हम आज करते हैं वही काम उस समय पर लोग आंगन में किया करते थे, कोर्टयार्ड में किया करते थे। तो ये तो इसका मैंने आपको यूज बता दिया। तीसरी चीज, मेजर कंसर्न, बहुत ही इंटरेस्टिंगली, बहुत ही आश्चर्यजनक आपको लगेगा कि इन लोगों ने जो अपने घर बनाए उसमें प्राइवेसी का बड़ा ध्यान रखा कि प्राइवेसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए आप लोग देखेंगे कि बाहर की दीवारों पे कहीं पर भी कोई विंडो नहीं है, कोई भी खिड़की नहीं बनाई ताकि बाहर से कोई लोग देख ना सके अंदर क्या चल रहा है, समझ गए। तो प्राइवेसी का बड़ा ध्यान रखा, कोई भी देख नहीं सकता, बाहर की दीवार जो है उसमें कोई भी विंडो वगैरह नहीं बनी हुई। इसके अलावा आप लोग देखें कि जो मेन गेट है, एंट्रेंस, उस पे भी अगर कोई आता है तो आंगन में क्या हो रहा है वो पता नहीं चलेगा, समझ गए। तो ये लोग प्राइवेसी का बड़ा ध्यान रखे। बिसाइड द मेन एंट्रेंस, अगर मेन एंट्रेंस की बात करें, डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर और द कोर्टयार्ड, अंदर क्या चल रहा है, कोर्टयार्ड में क्या हो रहा है, आंगन में क्या हो रहा है, वो यहां पर भी खड़ा होगा व्यक्ति तो उसको दिखेगा नहीं, यानी प्राइवेसी का बड़ा इन्होंने ध्यान रखा। और भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे एवरी हाउस हैड इट्स ओन वॉशरूम पेव्ड विथ ब्रिक्स, हर एक घर में अपनी एक सेपरेट क्या थी, वॉशरूम थी, जो कि उसमें पक्की ईंटों का फर्श बना हुआ था, समझ गए। इसके अलावा ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल टू द स्ट्रीट ड्रेन्स, ये मैंने आपको बता दिया।
हर एक घर में एक दीवार ऐसी जरूर रहा करती थी जो गली से निकलती हुई नाली के साथ जुड़ी होती थी ताकि वेस्ट वाटर वहां पर जा सके। इसके अलावा आप लोग देखें कुछ घरों में स्टेयरकेस मिले हैं, यानी सीढ़ियां मिली है सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, तो सीढ़ी भी थी, किसी एक रूम में सीढ़ी बनी है जिससे आप सेकंड फ्लोर पर जा सकते हैं, सेकंड बिल्डिंग पे जा सकते हैं। मेनी हाउसेस हेड वेल्स, ज्यादातर घरों के अंदर मोहनजोदाड़ो में कुआं मिला है। समझ गए। यहाँ पे भी जो रूम नंबर 7 है उसमें कुआं आपको मिलेगा, इस ऐसे देखने पे तो नहीं दिखेगा, लेकिन कुआं उस रूम में बनाया जाता था जहां पे सड़क से जाता हुआ व्यक्ति अंदर आ सके। समझ गए, ताकि जो सड़क से गुजरने वाला व्यक्ति है वो भी उस कुएं के पानी का यूज कर सके। तो इस ऐसे कमरे में कुआं बनाया जाता था जहां से रोड से गुजरता हुआ व्यक्ति भी पानी यूज कर सके। समझ गए। लगभग 700 कुएं मिले हैं मोहनजोदाड़ो में। समझ में आ गई सभी लोगों को इतनी बात। ये सारे फीचर थे मोहनजोदाड़ो के रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने सिथेडल। सिथेडल यानी कि मैंने जो मोहनजोदाड़ो शहर था उसके दो हिस्से बताए, एक लोअर टाउन और दूसरा हाइटेड पार्ट। हाइटेड पार्ट को सिथेडल यानी गढ़ कहा जाता है। अब बेटा जो लोअर टाउन है उसकी विशेषता तो ये थी कि वहां पे आम लोग रहा करते थे। तो सिथेडल का क्या ऑब्जेक्ट था, सिथेडल की क्या विशेषता थी? तो सिथेडल में जो निर्माण था, जो बिल्डिंग्स थे, वो पब्लिक पर्पस के थे, यानी सार्वजनिक महत्व की चीजें थी। जैसे कि ग्रेन स्टोरेज हाउस हो गया, या फिर जो एक सबसे खास चीज यहां पर है ग्रेट बाथ यानी कि स्नानागार। ये कुछ ऐसे बिल्डिंग्स बनाए गए थे सिथेडल वाले हिस्से में जो पब्लिक पर्पस के लिए यूज किए जाते थे। सार्वजनिक महत्व की इमारतें सिथेडल में थी, ये खास बात थी सिथेडल की। इट इज ऑन द सिथेडल दैट वी फाइंड एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर दैट वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पस, यानी सार्वजनिक महत्व के जो पर्पस की जो चीजें हैं वो वहां पर बनी हुई थी। जिसमें कि एक तो मैंने आपको वेयर हाउस यानी कि ग्रेन स्टोरेज हाउस है, और दूसरा क्या है ग्रेट बाथ यानी कि जो स्नानागार है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये इसमें तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा, ग्रेट बाथ यहाँ पर है और वेयर हाउस यहाँ पर है। ठीक है, अब एक एक करके इन दोनों चीजों को स्टडी करते हैं, इन दोनों चीजों को समझते हैं कि वेयर हाउस क्या है और ग्रेट बाथ क्या है। तो ये वैसे ये जो डायग्राम है तो हड़प्पा का है, मोहनजोदाड़ो का जो वेयर हाउस है उसका डायग्राम तो मिलता नहीं है। तो अगर हम बात करें वेयर हाउस जो मोहनजोदाड़ो से मिला उसकी अगर बात करें, या इसमें भी आप देखें तो आप लोग देख रहे हैं खाली नीचे नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो बचा हुआ है। इसके ऊपर का जो लकड़ी का हिस्सा था, लकड़ी का जो स्ट्रक्चर था ऊपर जो बना हुआ था वो तो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, समय के साथ वो खराब हो चुका है। तो नीचे नीचे का जो खाली स्टोन्स या ब्रिक्स या ईंटों का बना हुआ हिस्सा है वो बचा हुआ है। यहां से हमें अनाज के कुछ एविडेंस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, इसीलिए इसे स्टोरेज ग्रेन स्टोरेज हाउस माना गया। तो आप लोग देखें अ मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ विच द लोअर ब्रिस्क पोर्शन रिमेन्स, यानी नीचे नीचे का जो ब्रिस्क पोर्शन है वो तो बचा हुआ है, ईंटों वाला हिस्सा तो बचा हुआ है, लेकिन अपर पोर्शन जो था वो जो कि शायद लकड़ी का बना हुआ है वो लंबे समय के बाद डिस्ट्रॉय हो गया। समझ गए। नेक्स्ट अब आते हैं दूसरी सबसे खास बिल्डिंग जो मोहनजोदाड़ो की सबसे खास पहचान जिसे कहा जा सकता है, और वो है विशाल स्नानागार, महान स्नानागार या ग्रेट बाथ। समझ गए। अब ये जो स्नानागार है इसकी बात करें तो ये भी हमें जो सिथेडल वाला हिस्सा है वहां से मिला है। समझ गए। ये जो ग्रेट बाथ है ये एक बीचों बीच आंगन जो है वहां पे ये बना हुआ है, जिसके चारों तरफ कई सारे गलियारे हैं, कई सारे गलियारों के बीच में ये बना हुआ है। समझ गए। लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, आयताकार टैंक है, रेक्टेंगुलर टैंक है इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय कॉरिडोर। इसके चारों तरफ चारों दिशाओं में कई सारे गलियारे हैं, कॉरिडोर्स हैं। देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ। अगर आप इसको देखोगे तो इसके नॉर्थ में, उत्तर में और दक्षिण में इस तरह से सीढ़ियां बनी हुई हैं नीचे की ओर जाने के लिए, नीचे की ओर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। का जो फर्श है या फिर दीवारें हैं वो ईंटों से बनाई गई हैं और ईंटों को जोड़ा गया है। समझ गए। ईंटों को जोड़ा गया है, उसके लिए मोर्टार और जो मटेरियल होता है उसका यूज किया गया है ताकि पानी उनके अंदर ना जा सके। तो एकदम उनको जोड़ा गया जिप्सम और मोर्टार के जरिए, विच वॉज मेड वाटर टाइट बाई सिटिंग ब्रिस्क ऑन एज एंड यूजिंग अ मोर्टार ऑफ जिप्सम। समझ गए। अच्छा, इसके चारों तरफ ना छोटे छोटे कमरे हैं, और जब इसके चारों तरफ के जो कमरे हैं उनमें से किसी एक कमरे के अंदर कुआं है, और उस कुएं से पानी इस टैंक में या इस ग्रेट बाथ में लाया जाता था, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया है। द यूनिकनेस, अब अगर हम इस स्ट्रक्चर की विशेषता की बात करें या इसके पर्पस की बात करें तो देखिए एक तो ये मिला है ऐसी जगह पर जहां पे कई सारी विशेष या यूनिक बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, जैसे ग्रेन हाउस वगैरह हो गया, और उसी तरह ये बिल्डिंग बनाई गई। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है या उन्होंने अपना सजेशन दिया है कि इसका जो यूज था वो
किया जाता था रिलीजियस बात के लिए, यानी एक प्रकार से सामूहिक स्नान किया जाता होगा धार्मिक महत्वपूर्ण दिनों में जब लोग मिलकर स्नान करते हैं, रिचुअल बात यहां पे परफॉर्म किया जाता होगा, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट मेके। अर्नेस्ट मेके ने जब सिंधु सभ्यता के शहरों को स्टडी किया तो वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम था उससे ये व्यक्ति काफी प्रभावित हुआ। कौन? अर्नेस्ट मेके। और इसने कहा सिंधु सभ्यता के ड्रेनेज सिस्टम को विश्व का सबसे प्राचीनतम, मोस्ट एंशियंट सिस्टम। ये ड्रेनेज सिस्टम जो सिंधु सभ्यता का था, ये विश्व का सबसे प्राचीनतम एक सिस्टम था, एक पद्धति या प्रणाली थी ड्रेनेज सिस्टम। और इस सिस्टम को उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे हर एक घरों का जो वेस्ट वाटर था वो नालियों के जरिए जाता था, फिर एक नाली का पानी जैसे जैसे आगे जाएगा तो फिर मेन होल्स हुआ करते थे, और उन होल्स में जो सॉलिड वेस्ट है वो इकट्ठा हो जाता था और फिर पानी आगे की तरफ फ्लो करता था। तो इस तरह से इन्होंने इस पूरे के पूरे ड्रेनेज सिस्टम को एक्सप्लेन किया। और भी कुछ खास बातें उन्होंने बताई। द ड्रेन्स मेक अ नोटेड इट इज सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एंशिएंट सिस्टम, जो मैंने आपको बता दिया कि जो खोजे गए सबसे एंशिएंट पुराने सिस्टम्स में सबसे एंशिएंट सिस्टम था यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। हर एक घर की जो दीवार थी वो गली की जो नालियां थी उससे जुड़ी हुई थी। ड्रेनेज सिस्टम वॉज नॉट यूनिक। ऐसा नहीं है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सिर्फ बड़े बड़े शहरों में था, छोटे छोटे शहरों में भी ड्रेनेज सिस्टम मिले हैं। इसके अलावा अगर आप देखें लोथल फॉर एग्जांपल, लोथल एक ऐसा शहर था सिंधु सभ्यता का कि जहां पे जो बिल्डिंग्स थे, जो घर थे वो तो कच्ची ईंटों के थे, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम पक्की ईंटों का बना हुआ था। तो इन्होंने बहुत ही डिटेल में ड्रेनेज सिस्टम को एक्सप्लेन किया। अब बेटा कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में आपका सीयूईटी का एग्जाम होगा और साथ ही साथ जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें भी कई सारे एमसीक्यूज के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं। तो दोनों चीजों में आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। सभी लोगों को आंसर अपने कमेंट करके बताना होगी। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज द फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? इनमें से क्या हड़प्पा सभ्यता का एक फीचर है? वी हैव सम ऑप्शंस लाइक अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, सिटाडेल एंड लोअर टाउन, ऑल ऑफ दिस। आई थिंक हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए चीजों को। तो आप लोग जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के शहरों में या सिंधु सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें ये सारी चीजें देखने को मिली है, अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। तो कहने का मतलब है हमारा आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, सभी के सभी सही हैं। नेक्स्ट, द ग्रेट बाथ वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? इन विच टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो सिंधु सभ्यता के किस शहर में ग्रेट बाथ मिला है? मोहनजोदारो, लोथल, हड़प्पा या रंगपुर? तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? क्या होगा सही उत्तर? कमेंट करके आप लोग आंसर दे सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा मोहनजोदाड़ो। अभी हमने पढ़ा बहुत डिटेल में दो चीजें, ग्रेन स्टोरेज हाउस और दूसरा है ग्रेट बाथ। अगला क्वेश्चन है, स्कॉलर्स हैव एस्टिमेटेड दैट द टोटल नंबर ऑफ बेल इन मोहनजोदारो अबाउट। मोहनजोदाड़ो के बारे में तो आर्कियोलॉजिस्ट ने उन्होंने एक अनुमान लगाया है कि यहां से लगभग कितने कुएं मिले हैं, कितने वेल्स मिले हैं, कुएं मिले हैं। तो आप लोग देखें, वी हैव 400, 500, 600 या 700। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 700। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ये सीयूईटी यूजी 2022-23 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड, यानी खेत का जो एविडेंस हमें मिला है, प्लाउड फील्ड जुता हुआ खेत जो मिला है, विथ 2 सेट्स ऑफ फराव एट राइट एंगल, जिसमें 2 सेट्स हैं, यानी 2 तरीके से खेती की जा रही थी, 2 तरीके से कल्टीवेशन किया जा रहा था। एट राइट एंगल ट्रायंगल, एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, सजेस्टिंग प्रेजेंस ऑफ 2 डिफरेंट क्रॉप्स have been discovered by the archaeologists from which of the early हड़प्पन site। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा खेत मिला है जहां पे एक ही खेत के अंदर दो फसलें बोई जाती थी। ऐसा एक खेत हमें मिला जिसे फराव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन कहा जाता है। एक ही खेत में राइट एंगल पर 2 फसलें बोई जाती है। तो इस प्रकार का एविडेंस अर्ली हड़प्पन साइट में कहां पर मिला है? बी ऑप्शंस कालीबंगा, धोलावीरा, मोहनजोदारो या हड़प्पा। तो गाइस व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? कमेंट करके सभी को आंसर देना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? कालीबंगा। सभी लोग कमेंट करके आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ये भी यूजी 2022-23 यूईटी में पूछा गया था। ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स, यानी नहरों के साक्ष्य ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंड फ्रॉम। तो नहरों के साक्ष्य सिंधु सभ्यता में कहां से मिले हैं? सौरतुघई, कालीबंगा, धोलावीरा या मोहनजोदाड़ो?
तो बेटा नहरों के साक्ष्य के बारे में हमने पढ़ा था। नहरों के साक्ष्य हमें मिले हैं कहां से? सोरतुगी से, जो कि अफगानिस्तान में आता है, समझ गए ना। बाकी तो नहरों के साक्ष्य मेजर एरियाज में नहीं मिले। नेक्स्ट, ये बेटा सीबीएसई पेपर 2020 में पूछा गया था, 12th का जो पेपर था 2020 का सीबीएसई का। विच ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स अमंग द फॉलोइंग रिकंस्ट्रक्टेड द डायटरी प्रैक्टिस ऑफ हरप्पन फ्रॉम रिमेन्स ऑफ चेड ग्रेन्स एंड सीड्स फाउंड इन हरप्पन साइट्स। तो कहने का मतलब यह है कि हड़प्पा के जो शहर थे या हड़प्पा के जो स्थान थे, वहां से जो जले हुए अनाज के दाने मिले हैं, जिनसे कि सिंधु सभ्यता के लोगों की जो डाइटरी प्रैक्टिस थी, उनका जो भोजन करने का तरीका था, उसका एक अनुमान लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन ऐसे एक्सपर्टाइज लोग होते हैं जो इस तरह के ग्रेन्स की स्टडी करके बताते हैं। तो आपको बताना है कि वो एक्सपर्टाइज लोग कौन होते हैं। आर्कियोजूलॉजिस्ट, आर्कियो एंथो इथनोग्राफिस्ट, जियो आर्कियोलॉजिस्ट या फिर आर्कियो बोटनिस्ट। तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, कमेंट करके बताना, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेन्स की बात हो रही है, अगर एनिमल बोन्स की बात होती तो हम बोलते आर्कियोजूलॉजिस्ट, लेकिन यहाँ पे ग्रेन्स की बात हो रही है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो, आर्कियो बोटनिस्ट। समझ गए, ये स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, एक्सपर्टाइज इनको होती है इस चीज में। तो बेटा इसी के साथ हमारा ये सारा का सारा जो कंटेंट था, जो क्लास थी, वो खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में, और अगले सेशन में जो अगले कॉन्सेप्ट या टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे इस चैप्टर के, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तब तक के लिए बने रहे सीयूईटी वाला पर। थैंक यू सो मच।